सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का नए अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। नया अध्याय क्या होगा? अन्न स्वरूपीय विज्ञानीय इसे कहा जाएगा। तो ये क्या चीज हो सकती है? अन्न स्वरूपीय, अन्न के प्रकारों का वर्णन जिसमें मिले वो। तो अन्न के प्रकार क्या हो सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो महर्षि वाग्भट ने अन्न के कुछ प्रकार डेवलप कर दिए हैं। जैसे लिक्विड के, ठोस के जो प्रकार डेवलप किए थे ना, तो लिक्विड पर हम चर्चा कर रहे थे द्रव्य विज्ञानी में। तो आज हम उसी का अगला भाग भी देखने का प्रयास करें, उसी को समझने का प्रयास करें। मतलब उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट। तो अध्याय का मैंने नाम बता दिया है, महर्षि वाग्भट ने जो वर्णन किए हैं हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं आज अष्टांग हृदय में। ये 6 अध्याय होता है, छठा अध्याय। तो छठे अध्याय में महर्षि वाग्भट ने समस्त अन्य पदार्थों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 7 वर्ग कौन कौन से? शुक धान्य, शिंबी धान्य, पक्वा धान्य, पकवान वर्ग, पकवान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, औषध वर्ग, फल वर्ग। इस तरह से वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो अन्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 7 भागों में महर्षि वाग्भट ने विभाजित किया है। और द्रव को कितना किया था? 5। तो द्रव 5 प्रकार के हुए और अन्न कितने? 7 प्रकार के। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। अष्टांग हृदय की बारे में महर्षि वाग्भट ने जो लिखा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे सबसे पहला वर्ग हमारा क्या है? शुक धान्य। ये जो शुक धान्य होता है, ये इसमें जितना भी तो शुक धान्य क्या है? प्रधान माना गया है, इसलिए मुख्य धान्य है, इसलिए इसको पहला वर्ग रखा गया है। फिर उसके बाद में शिंबी धान्य का नंबर आता है, फिर पकवान वर्ग। ठीक है, इसको हम पहले, सबसे ज्यादा जो यूज होता है शुक धान्य, इसलिए हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन में शुक धान्य का ही प्रयोग करता है। और पकवान वर्ग में जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको कोई ऐसा सूप वगैरह बनाना होता है, तो वो उसके बारे में डिटेल उसमें मिलेगा वर्ग में। बाकी तो आज हम शुक धान्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वे धान्य समाविष्ट हैं इसके अंदर जिसमें शुक यानी कांटा, कांटा के तरह की स्थिति होती है, जिसमें बाली होती है ना, बाली, गेहूं की बाली, चावल की बाली, जौ की बाली। तो
जो गांव में रहे हैं, जिन्होंने बालियां देखी हैं, वो चुभती हैं। तो कांटे की तरह जो चुभने वाला है, वो सब किस में आ जाता है? शुक धान वारिक। ठीक है। तो शुक धान्य का मतलब क्या हुआ? जिसमें कांटा जैसा स्वरूप कांटे के अंदर पाया जाता है, अन्न जो होता है, शुक धान्य कहलाता है। शुक धान्य में कौन कौन से आ जाएंगे? चावल, गेहूं और जौ। ये तीन मुख्य उदाहरण हो गए। तो चाली चावल की चर्चा हमने की थी। और निर्दोष है ये। इसको क्या माना है? निर्दोष, यानी कि ये कुछ नुकसान नहीं करता है बाकी अन्न के मुकाबले। ठीक है। और विपाक क्या है? पचने के बाद में जो रस प्राप्त होता है वो विपाक होता है। और मधुर रस का होता है ये, है ना। तो जो परिणति प्राप्त होती है, परिणाम प्राप्त होगा खाना पचने के बाद में, यानी उसका जो विपाक होगा पचने के बाद में, वो मधुर रस है। और रस भी, विपाक भी, दोनों रस है। अनुरस क्या है? जो खाना खाने के बाद में, हमने खाना खा चुके लेकिन उसके बाद में जो रस दिखेगा जिब्या पर या जीभ पर या टंग पर, वो अनुरस कहलाएगा। तो वो क्या है? होगा कषाय रस का होगा। और मल को बांधने वाला है, यानी कॉन्स्टिपेशन करेगा। दस्त लग रहे हैं तो चावल दे सकते हैं हम उनको। तो मल को बांधने वाला है। पतला दस्त आता है, जिनका डाइजेशन ठीक से नहीं होता, तो मल की मात्रा को कम करता है। अतिसार है तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। पथ्य है, मूत्रल है, और डेली खा सकते हैं इसको। और मूत्रल है, पेशाब को बढ़ाता है। और शीतल यानी ठंडा है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ की चर्चा करते हैं तो रक्तशाली सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन यवक एक प्रकार है चावल का, उसको निंदित माना है, अच्छे प्रकार नहीं है। सबसे उच्च कोटि का चावल जो है शाली चावल कहलाता है। तो अब जौ की चर्चा करते हैं। जौ रूक्ष है, वात कारक है, और मधुर रस वाला है। अब आपने देखा होगा कि वात कारक जितनी भी चीजें हैं वो कटु रस वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। वात कारक होते हुए भी मधुर रस वाला है। और मूत्र मेद कफ पित्त को नष्ट करता है। अब जहां वात बढ़ेगा वहां पर मेद और कफ दोनों नष्ट होंगे, दोनों धातुएं कम हो जाएंगी। ठीक है। तो मेद और कफ तभी कम हो सकता है जहां पर वात वृद्धि होगी। ये रूक्षता लाता है शरीर में और वात की वृद्धि कर देता है। इसके कारण कफ और मेद दोनों नष्ट होता है। ये अब आपको समझ में आने लग गया होगा। कफ पित्त और पित्त को भी नष्ट कर देगा। पीनस, श्वास, कास, ये रोगों को नष्ट करता है। और मल को बांधने वाला, मल को बढ़ाता है, सॉरी, बांधने वाला नहीं है। चावल क्या था? मल को कम करता था, बांध देता था। ये मल को बढ़ाता है। ठीक है। मल को घटा रहा था चावल। और वही शुग धान का, इसी का भाई है दूसरा, इसी के प्रकार है, यानी इसी प्रजाति का है। लेकिन ये क्या कर रहा है? मल को बढ़ा रहा है। और निसारक है। अब गेहूं की चर्चा कर लेते हैं। गेहूं में वृष्य है। वृष्य का मतलब नरिशमेंट देने वाला। ठीक है। शीतल है, तासीर में ठंडा। गुरु है, गुरु भारी है पचने में। स्निग्ध है, ठंडा है, जीवनदायक है। वात पित्त नाशक है, संधान कर है, वात और पित्त को नाश करने वाला है।
स्थिरता लाता है, स्थिरता कारक है, और मधुर है, मीठा है, वातोलोमक है, तो वात को अनुलोमन करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब इसमें देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की दृष्टिकोण से देखे हैं तो नंदीमुखी जो होता है, पतला और लंबा, जो गेहूं का चावल गेहूं होता है, वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है। आजकल जो आते हैं मोटे गेहूं, ये ठीक नहीं होते। ये सब डेवलप्ड की हुई प्रजातियां हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ पतला और नंदी है। नंदी मुखी जो आता है गेहूं, पतला और लंबा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब चर्चा करते हैं नंबर 2 की, शिंबी धान्य। ये शिंबी धान्य क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं अब। तो वे धान्य समाविष्ट होते हैं जिसमें फल कलियों में लगते हैं। तो ऐसे धान्य जो होते हैं, फल कहाँ लगते हैं, कलियों में लगते हैं, यानी पहले फूल खिलेगा फिर उसके बाद उसका फल आएगा। जिनमें मुख्यतः दालें आते हैं, दालें जो आती हैं, जिनमें मोठ, चना, मटर, इस टाइप के, है ना। जैसे पहले फूल आता है फिर फली आती है मटर की, तो मोठ, चना, मटर, इस तरह की जो चीजें जो उगती हैं वो इस शिंबी धान्य में आ जाती है। ये दालें सब आ जाती है इसमें। सामान्य गुण देखें तो रस इसका कषाय मिलेगा और मधुर मिलेगा, हमेशा कषाय और मिश्र। वीर्य इसका शीत मिलेगा। शीत वीर्य विपाक क्या है, कटु। जैसे कोई मेडिसिन है, वो 2 महीने से रखी थी और वो एक्सपायरी डेट हो गई, ठीक है, एक्सपायरी डेट वाली गोली, तो ये एक्सपायरी क्या है, ये वीर्य इसका समाप्त हो गया, ठीक है, तो उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो गई। ऐसे मानना चाहिए ये वीर्य का यहाँ पर। और वीर्य शांत शीत भी है इसका। और विपाक, विपाक इसका कटु क्यों है, क्योंकि इसका रस क्या है, कषाय है। तो पहला रस जो है इसका कषाय है, उसके बाद में मधुर है, ठीक है, इसलिए विपाक क्या हुआ, इसका कटु हो गया। तो रटना नहीं, इसको समझना है। तो ये कटु तिक्त कषाय जो आएंगे ना, और जिसका रस भी यही होगा, तो अक्सर कर हमेशा विपाक उनका कटु हुआ करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मधुर रस, मतलब कषाय, कटु तिक्त कषाय रस होने के बावजूद भी विपाक मधुर होता है। ये बहुत कम चीजें होती हैं। तो लघु है, पचने में आसान, विबंध कर यानी मल को बांधने वाला, कॉन्स्टिपेशन करता है। दालें जितनी भी है ना, आप देखेंगे हरी सब्जी खाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, लेकिन दालों को खाने से पेट साफ नहीं होता, है ना। कई बार उसके लिए दूसरे उपाय करने पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दालों में अक्सर कर टमाटर ऊपर से डालते हैं, हल्के कच्चे। जैसे दाल को हमने उबाल लिया, फिर जब उसका तड़का या छौंक लगाते हैं, फिर ऊपर से अलग से टमाटर उसमें मिला दिए जाते हैं, धनिया की पत्ती, टमाटर, ऐसा करके अलग से मिलाया जाता है, जिससे उसके टमाटर की जो कार्य क्षमता है बनी रहे, और वो दाल में पकने के बाद में फिर उसकी जो पेट साफ करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको ऊपर से डाला जाता है, और स्वाद भी बन जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। और घी का तड़का भी इसीलिए लगाया जाता है दालों के ऊपर। दालों के ऊपर घी का क्यों तड़का लगाएंगे, क्योंकि ये वातकारी है दाल, और वात को कौन हर सकता है, वात को हरने वाला चिकनाई हो सकती है, घी हो सकता है, ठीक है। तो पेट साफ रहे, इसलिए पेट सिस्टम ठीक काम
करता रहे और उसमें ड्राइनेस बॉडी में नहीं आए, इस वजह से दालों में घी का तड़का ज्यादा लगाया जाता है। और उसको घी एक अग्नि तत्व भी है, ताकि उसका पाचन भी ठीक हो सके। दाल को पचने में समय लगता है बनिस्पत सब्जी के, ठीक है। शरीर में अंदर जाने के बाद में उसका पाचन दाल का देर से होगा, सब्जी का पाचन जल्दी होगा। और मेद और कफ ये बढ़ाएगा। तो क्या करेगा? कफ बढ़ाएगा, क्योंकि पचने में भारी है। पचने में भारी होते हैं वो चीजें, कफ बढ़ाते हैं, गुरु है ना। वैसे आगे लघु गुण है, इसका स्वतः गुण जो है लघु है। यदि हमने इसको मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पकाया है, तो महर्षि भागवत कहते हैं कि महर्षि भागवत का एक ही बात कहना है कि सूर्य के उपस्थिति और पवन के स्पर्श के अधीन, या सूर्य की उपस्थिति और पवन की स्पर्श के साथ जो पका हुआ भोजन है वो पचने में आसान होगा, लघु होगा, ठीक है। तो धीमी आंच पर पकाना दाल को। आजकल तो सीटी मार देते हैं। सीटी में, कुकर में केवल दाल फट जाती है, पकती नहीं है। वो फट जाती है, पकती नहीं है। तो पकती नहीं है जो चीज, जल्दी खराब हो जाती है। तो कुकर की पकी हुई दाल आप ज्यादा समय रख नहीं सकते। मान लो आपको 2 दिन 3 दिन चलानी है उसी दाल को, तो आप मिट्टी की हांडी में पका के आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीमी आंच पर पका लिया तो आप आराम से 2 3 दिन तक मजे लेके खा सकते हैं उसको। वो खराब ही नहीं होती। जैसे अपन मंदिर जाते हैं उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी, वहां पका हुआ धीमी आंच पर वो आराम से 10 10 दिन तक खराब नहीं होता कई बार। उस प्रसाद समझ के, हम उसका चमत्कार समझ के, देवी चमत्कार समझ के, भगवान का चमत्कार समझ के उसको लेके आते हैं। देखिए सृष्टि में सारा विज्ञान ही है। तो विज्ञान को हमें समझना है, उसके पीछे का विज्ञान समझना है। चमत्कार अपनी जगह, विज्ञान अपनी जगह। तो सभी चीजें, जब हमें कोई चीज नहीं समझ में आती थी तो हम उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं। जब चीज समझ में आ जाती है तो हम उसको विज्ञान बोल देते हैं। फर्क इतना है। तो आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न हो जाता है कि भगवान की वहां पे पकड़ा है इसलिए ये खराब नहीं हो रहा, है ना। तो हमारी क्योंकि आस्था है भगवान में, इस वजह से तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान है। विज्ञान क्या है? महर्षि वाग्भट कहते हैं कि जिसको सूर्य की उपस्थिति में और पवन के स्पर्श से पकाया हुआ है वो लंबे समय तक चलेगा। और वो धीमी, जो धान या चीजें खेत में ज्यादा देर से पकती हैं, जैसे दालें हैं, उगने में सब्जियों के मनस्पत टाइम लगता है। तो जितना सब्जियों को पचने में टाइम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो उगने में भी ज्यादा समय नहीं लेती। और ये दालें जितनी भी है, इसको उगने में भी, खेत में जितना समय लगता है पकने में, उतना पकाने में भी समय लगेगा, और पेट में जाने में, पचाने में भी ज्यादा समय लगेगा। ऐसा महर्षि वाग्भट बोलते हैं। तो ये सृष्टि का एक नियम है, विज्ञान है उसके पीछे का। उस विज्ञान को हमको सबको समझना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मेद और कफ को बढ़ाने वाला है, और रक्त पित्त में पथ्य है। रक्त पित्त की कोई बीमारी है तो उसमें पथ्य है। पथ्य रक्त पित्त की रोग में ले सकते हैं। आलेप प्रदेह में उपयोगी है। आलेप प्रदेह मतलब क्या? आ, आलेप का मतलब क्या हुआ? लेपन करना हुआ, किसी चीज के लेप। कई जलन वगैरह होती है ना, प्रदेह, प्रदाह, जलन। उस जलन में आप इसको ऊपर से लेप कर देंगे तो उसमें उपयोगी है, आसान है। मान लो जल गया है कहीं हिस्सा बॉडी का अचानक से, और कुछ मिल नहीं रहा,
केवल यही है, तो हम इसको लगाने से, इसका लेप करने से भी हमें आराम मिलेगा उस जगह पर। तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें हमारे पास। कुछ कोलगेट भी लगा सकते हैं, है ना। कोलगेट वैसे सिंथेटिक है, मतलब केमिकल है, उसमें लोरल सल्फेट है, वो बड़ा खतरनाक है। सोडियम लोरल सल्फेट। कट लग गया और ऐसी जगह पर लगाया तो वो ब्लड के साथ में थोड़ा सा भी टच करेगा, कैंसरस है। ठीक है, तो उससे बचना चाहिए, कटी हुई जगह पर उसको नहीं लगाना। कोलगेट या कोई भी पेस्ट नहीं लगाना कटी हुई जगह पर, अन्यथा वो कैंसरस है। अमेरिका में तो इसके ऊपर वार्निंग दी जाती है कि कोई 6 साल का बच्चा इसको यूज कर रहा है, उसने गलती से हाथ लगा लिया है, तो इसको, जितने भी जो झाग बनने वाली चीजें किचन में दिखती हैं, हम ला के आते हैं बर्तन साफ करने वाला, ये सब सोडियम लोरेल सल्फेट के बिना झाग बन ही नहीं सकता। और झाग के बिना हमें मजा नहीं आता, बर्तन साफ नहीं होते कहते। तो बर्तन साफ करने में वो सोडियम लोरेल सल्फेट लगा रह जाता है, कई बार ठीक से बर्तन नहीं धुलते तो बड़ा खतरनाक स्थिति में होता है, वो सब पेट में जा रहा होता है, अंदर आपके अल्सर वल्सर है। और वो ही, अब आप बोलते हैं ना कि हमारे आजकल, पहले कैंसर नहीं होता था, आजकल कैंसर क्यों हो रहा है? कैंसर होने का रीजन ये है कि हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ब्रश के साथ में कहीं मसूड़ा छिल गया, ऐसा कुछ हुआ, और वो गलती से पेस्ट अंदर उसके ब्लड के साथ टच हो गया, बस वही रीजन बनेगा आपका कैंसर होने का। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, ये सब कैंसरस हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। तो संविधान वर्ग की हम चर्चा कर रहे थे, तो ये हो गया। अब सर्वश्रेष्ठ क्या है? मूंग। मूंग को सर्वश्रेष्ठ मांगा है दालों के अंदर, सबसे हल्की और पचने में, और दूसरा इन्फेक्शन को दूर करती है। मैं आगे चल के इस पर चर्चा करूंगा। तो इन्फेक्शन को दूर करती है, कैसे करती है वो सब में आगे बता रखा है, इसी चैप्टर में है। कई आपको बड़े इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने बोला है, किसी भी बीमारी में एलोपैथी का नाम दिया है जिसमें टिस लगता हो, जैसे कंजक्टिवाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये टिस टिस जितने भी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं एरिया में जाके इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में। इन्फेक्शन वाली चीजों में जहाँ टिस लग गया ना, उस सारे रोगों में आप बाकी सब भी छोड़ करके खाली इस मूंग की दाल का पानी बना करके भी पीते रहेंगे, खाना बंद कर दो और ये दवा, बस आपका काम हो गया, आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी एंटीबायोटिक और किसी भी गोली दवा से पहले ये आपको ये ठीक कर देगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? धान्य मूंग। और सबसे हीन किसको माना है? उड़द को। तो उड़द के दाल के जो बड़े दही बड़े बना के खाते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, राइट। इससे इसको अच्छा नहीं माना है। सबसे अच्छी क्या है? मूंग, फिर उसके बाद मसूर, फिर उसके बाद अरहर, ऐसे पूरी चेन बनाते चलोगे एक के बाद। तो सबसे अच्छी क्या है? मूंग, मूंग की दाल। बाकी सब है, ऐसे समझ के चलिए। उड़द सबसे न- मतलब दालों में उच्च कोटि की दाल माने तो लेवल में हाई, तो मूंग, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। और सबसे कम लाभकारी क्या है? उड़द। ठीक है, तो इसको हीन माना है संविधान में। और सर्वश्रेष्ठ मूंग, हीन जो है क्या है? उड़द। तो हीनता की तरफ बढ़ते जाएं तो हीनता के क्रम में मूंग की दाल, फिर मसूर की दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल, ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा, हीनता की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, क्लियर। ठीक है। नवीन धान्य अभिसंधि। अभिसंधि का मतलब होता है जो स्रोतों को रोक दे,
वो अभिसंधि है। ठीक है। तो नवीन धान्य कोई भी लोगे इस मौसम का। अभी अब बाजार में अपन पहले क्या करते थे, हम लोग कोठों में भर के रख लेते थे, भर करके रखते थे, फिर एक साल वाला इस साल नया आया है उसको भर कर रख देते थे और अगले साल खाते थे निकाल के। अब क्या हो रहा है, अब समस्या ये आ रही है बाजार से सीधे खरीद के ला रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन पुराना कौन नया है। तो कभी हम नया वाला खा लेते हैं, कभी पुराना वाला खा लेते हैं, और कभी बोलते हैं यार कल तो दाल खाई थी हमारा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज दाल बनाई है उससे पेट खराब हो गया। मतलब क्या, मतलब यही हुआ ना कि जो पिछले वाली दाल खाई थी वो पुरानी वाली होगी, शायद किसी पुराना स्लॉट से आई होगी, और अभी जो नए स्लॉट में आई होगी दाल वो नई वाली दाल होगी। तो ये क्या करेगी, स्रोतों को रोक देगी, आपके ग्लैंड्स को रोकेगी, जितने भी ग्लैंड्स है ना, इसी वजह से फिर आपके जगह जगह गांठें होने लग जा रही हैं बॉडी में। और ये ब्रेस्ट कैंसर, और ये खास तौर से अंडर आर्म में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, वेगस नर्व के आसपास गांठें हो जाती हैं, है ना। तो ये आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा दिख रही हैं, पुरुषों में थोड़ी कम दिखती हैं। तो हमारे पास जो 100 केस आते हैं तो उनमें 80 महिलाओं के होते हैं, उनमें ये सारे क्रम देखने को मिल रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा। राइट, तो ये रेशा मैंने आपको बताया महिला और पुरुषों के बीच का। अब क्यों है क्या है, सबकी अपनी परिस्थितियां, अब घर की कुछ ज्यादा काम कर रही हैं, कुछ बिल्कुल आराम कर रही हैं, तो आराम ही आराम हो गया है। तो नवीन धान्य क्या है, अभिसंधि है, और पुराना लघु है, पचने में आसान है। ठीक है, तो पुराना वाला खाना चाहिए। ये चर्चा हुई हमारी पूरी। तो दो चीजों की हमने चर्चा कर ली, शूक और सिम्बी धान्य। तो दोनों का हो गया, अब तीसरे की चर्चा करेंगे। कृतान वर्ग है। कृतान वर्ग का मतलब हुआ कृतान, यानी पकवान वर्ग, पकवान वर्ग। तो इस वर्ग में क्या है, मंड, पेया, विलेपी, यवाकू, ओदन आदि शुक धान्य को पकाने से बने अन्न, यूष शिम्बी धान्य से बना, और मांसरस और वेशवार आदि आते हैं। यानी ऐसे जो शुक और शिम्बी से पकाने के बाद में जो बनते हैं वो सब किस में आएंगे, पकवान वर्ग। तो इस वर्ग को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी आधी से ज्यादा बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, हमारे पास में परमात्मा ने दिया तो दे बहुत कुछ, लेकिन इसको अब हमें यूज करना है। जैसे बंदर को उस्तरा यूज करने का क्रम नहीं पता तो काट लेता अपने आप को, और हमको उस्तरे का ज्ञान पता है तो हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि कौन चीज कैसे और कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो पकवान वर्ग यानी वे अन्न जो पका करके तैयार होता है वो पकवान। तो मंड, पेय, विलेपी, ओदन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। इसको बनने कैसे, बनता कैसे है? यूश हमेशा शिंबी धान्य से बनेगा। यूश का ध्यान रखें, वो किससे बनेगा, दालों से। और बाकी सब मंड, पेय, विलेपी, यवाकू, ओदेन, ये सब बनेंगे शुक दाने से। तो शिंबी से एक ही बनेगा। ठीक है।
तो मंड से आप क्या समझते हैं? तो इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। मंड क्या है? तो मंड की परिभाषा करते हैं तो आयुर्वेद में जो हमें बताते हैं, 14 गुना पानी में पकाया हुआ चावल, वो मंड हो गया। ठीक है, यानी 1 किलो चावल लेंगे, छाली चावल, तो उसमें 14 गुना पानी मिलाएंगे। अब इसको पकाएंगे। पकाने के बाद में जो ये निकाला हुआ पानी है, चावल पकाया, और कपड़े से छान लेंगे। उसके बाद जो ये एक भी एक भी चावल का अंश नहीं रहेगा, कपड़े में छान लिया। ये जो 14 गुना पानी था, पकने के बाद में जो निकला है, ये ही मांड है। ठीक है, मांड भी बोलते हैं या मंड बोलते हैं। ये कोई भी वर्ग का हो सकता है, चावल का भी मांड हो सकता है, गेहूं का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो मंड की परिभाषा क्या हुई आयुर्वेद में? 14 गुना पानी डाल करके पकाना। मंड पेय ये क्या है? यवांगु के भेद हैं, सेकेंड ईयर BAMS में पढ़ाया हुआ है, ये बताया हुआ है। यवांगु पेय भी क्या है? 14 गुना जल लेके पकाए जा रहे हैं। जो स्वरस तैयार होता है, उसको छानने से, जो जैसे मोटे दाने की छलनी से छानते हैं ना, उसको छानने से उसमें से थोड़े बहुत जो कण है उस धारने के, उस पानी के साथ में आ जाते हैं, मंड के साथ में। जैसे वो मंड में तो कोई किनकी वगैरह ये ऐसा कुछ था नहीं। इसको उसको छान लेते हैं कपड़े में बारीक। और इसको चाहे तो मोटी छलनी से छान लो, या इसको निथार लो ऊपर से। तो निथार के, क्योंकि जो भारी वो तो नीचे बैठ जाएगा, और जो निथार करके उसमें कुछ कनकियां चावल की आ जाएंगी, या जो भी अन्न की आ जाएगी, टुकड़े आ जाएंगे, उसी को पेया बोलेंगे। यानी पानी है, उसमें थोड़ा सा अन्न का भाग है, वो पेया हो गया। तो मंड और चावल में मंड और पेया में सिर्फ दो ही चीज का फर्क है। नंबर वन, समानता क्या है? 14 गुना पानी में पक रहे हैं दोनों, पकने के बाद में, और उसे निथार के या हल्के से छोटी बोट किनकी के साथ में उसमें अन्न के कण आ जाएंगे, अन्न कण, छोटे वाले कण, और 14 गुना पानी, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? पेया। और केवल शुद्ध पानी जो निकला है उसका, वो हो गया मंड। इन दोनों का अंतर आपको मैंने स्पष्ट कर दिया, दोनों का। और वो, तो मंड में हो गया शुद्ध, शुद्ध द्रव्य हो गया, द्रव हो गया। और पेया में क्या हुआ? उसमें छोटे छोटे टुकड़े आपको मिल जाएंगे। ये दोनों में अंतर विशेष यही है। ठीक है। और यवांगु को दिखते हैं, यवागु क्या है? 6 गुना पानी में पकाएंगे। ठीक है, तो मंड और पेया को 14 गुना में, आप अलग से चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। 14 गुना पानी को, पानी में पकाने वाली क्या चीज है? एक तो मंड और पेया। अब विलेपी को थोड़ा सा साइलेंट मोड में रखते हैं, और यवागु को समझते हैं। ये 6 गुना पानी में, विलेपी 4 गुना पानी में पकती है। इसलिए थोड़ा सा हमने बोला कि इसको
धीरे धीरे कम करते जाएंगे, जैसे 14, 6, 4 ऐसा। तो विलेपी इसको बाद में ले। तो पहले 14 गुना पानी में मंड और पिया, और 6 गुना पानी में यवागु। और 14 गुना पिया में चावल के छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, और मंड बिल्कुल शुद्ध। और यहाँ पर यवागु में क्या है, 6 गुना पानी, और विलेपी में 4 गुना पानी में पकाया हुआ है, ठीक है। और 5 गुना जल लेते हैं तो ओदन। शुद्ध दाने को 5 गुना पानी में पकाएंगे तो ओदन हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्रम से चलें तो देखते हैं कि 14 गुना में मंड पेया, और यवागु, ओदन, फिर विलेपी। इस तरह से हम इसको क्रम बना सकते हैं। तो क्रम कैसे बनाएं, आप जो नोट्स बनाएंगे लिखेंगे अपने क्रम में। तो मंड पेया, उसके बाद में यवागु, ओदन, और फिर विलेपी, यानी 14, 6, 5, 4। तो 5 गुना पानी में क्या हुआ, मंड पेया तो हो गया 14 गुना पानी में, और 6 गुना पानी में हो गया यवागु, और ओदन 5 गुना पानी, और विलेपी 4 गुना पानी, ठीक है। ये आपको मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब देखते हैं यूश। तो शुक धान्य को पकाने में बने अन्न का मैंने आपको पूरा वृत्तांत बता दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मंड पेया 14 गुना पानी, यवागु 6 गुना, ओदन 5 गुना, और विलेपी 4 गुना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूश। यूश में सिंबी धान्य का प्रयोग होता है। तो मूंग को पानी में पकाने के बाद छान कर और पाक कर लिया जाए, वो छान करके मूंग अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो जो पानी निकलेगा वही क्या कहलाएगा, यूश कहलाएगा। जो पानी निकला पकाने के बाद में उसको छान लिया तो वो यूश। अब सूप को समझते हैं। तो मूंग की दाल को छान लिया तो यूश हुआ, प्योर वाटर। जो मूंग की दाल का पानी वो यूश हुआ। और सूप क्या हुआ, छाना नहीं मूंग की दाल का, और पतली दाल को 14 गुना पानी में पकाने के बाद में छाना नहीं, तो ये क्या हो गया, सूप हो गया। तो यूश और सूप में क्या अंतर है, सूप को छाना नहीं है, और यूश को हमने छान लिया। और मांस रस क्या है, तो जो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो मांस को उबालने के बाद में उसका जो पानी रस तैयार होता है वो मांस रस। और वेशावर। वेशावर क्या है, वो तो मांस था अस्थि के साथ में। और वेशावर में अस्थि रहित मांस को उबालते हैं और फिर पकाते हैं। ये परिभाषा है इसकी, ठीक। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये औषध के रूप में कई कंट्रीज में इसका प्रयोग होता है। अस्थि रहित मांस को उबालकर, यहाँ हमने वेशावर की नीचे परिभाषा भी दी है। अस्थि रहित मांस को उबालकर उसमें हींग, जीरा, घी मिला करके ये वेशावर बना। ये बल और पुष्टि देने वाला है। और अब आता आगे आते हैं।
अच्छा, मंड की व्याख्या करें तो अपन क्या क्या फायदा करेगा। ये वातानुलोमक है, वात को, और पाचक है, पाचन को बढ़ाएगा। दीपक भूख बढ़ा देता है। और श्रोता मार्द वक्र, जो स्रोत हैं हमारे, उनके अवरोध हैं उनको दूर करता है। और स्वेदक, बचे हुए दोषों को निकालता है। इसको शिव कल्याणकारी कहा गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, और ये सब तरह की बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हो उसके अंदर ये बढ़िया काम करता है, इसलिए इसको शिव कल्याणकारी कहा है। शिव का मतलब, शिव क्या करते थे, विषपान करते थे, है ना। तो शिव, हाँ, आम आदमी विषपान कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो शिव कल्याणकारी इसलिए इसको कहा, इसका नाम दिया गया है कि यानी शरीर में से विषों को बाहर निकालने में सहयोगी है। तो विष क्या है, इन्फेक्शन हो गया, ये भी विष है। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना है। तो भाषा शैली का फर्क थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बाकी। और पेया क्या करेगा, दीपक है, भूख लगाता है, पाचक है, खाना पचाने में, और मलानुलोमक, तो मल को अनुलोमक बनाता है, यानी जहां से मल निकलना चाहिए शरीर में वहीं जाकर निकले। यहाँ वहां अंदर इकट्ठा हो गया, फिर वो किसी के पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी को शरीर के अंदर फिर खून में गंदगी होकर के कहीं और से निकल रहा है, स्किन में से निकल रहा है। मल का निकलने का रास्ता एक ही जगह होना चाहिए। ठीक है, तो भूख प्यास को ठीक करता है, कुक्षी रोग में हितकर है, और स्वर, ज्वर में लाभकारी। मैंने आपको बताया इन्फेक्शन हटाता है। ये ज्वर का, ज्वर भी एक इन्फेक्शन का ही पार्ट है, तो ज्वर में भी लाभकारी है। तो बुखार आएगा तो क्या करना, खाना बंद कर दो, ये देना शुरू कर दो, अपने आप बुखार उतर जाएगा, कोई उसको उतारने की दवा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो भी प्रयोग करने पड़ते हैं वो मैं फिर कभी बताऊंगा बुखार में। लेकिन खाने पीने में क्या प्रयोग करना है वो उसकी चर्चा भाई हम कर रहे हैं। बिना दवा के हम ठीक हो सकते हैं, यही दवा है, खाने को दवा बनाना है कुल मिला के ना। विलेपी की चर्चा करें तो दीपक है, यानी भूख लगाती, ग्राही है, हृदय होती है, ग्राही मतलब रोकने वाली, तृष्णाशक, यानी देखिए दीपक का हो गया ग्राही, ग्राही का मतलब रोकने वाली, यानी कोई चीज शरीर में से बह रही है, जैसे मेंसेस पीरियड का ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो उसमें ये आराम देगी, रिलीफ देगी। यानी कोई चीज बह रही है शरीर से, एक्सेस है, जबरदस्ती का दस्त लग रहा है, उसको रोकने में सहायक है वो ही ग्राही कहलाएगा। जहां ग्राही शब्द आएगा इसका मतलब रोकने में सहायक। हृदय है, यानी मन को पसंददायक है और हार्ट के लिए बढ़िया है। और तृष्णा नाशक है। और क्या है, व्रण रोगी, यानी घाव को, अक्षी रोग को ठीक करेगी। और वमन आदि से शुद्ध, जिसको वमन विरेचन पंचकर्मा कराते हैं ना, उनको जब वमन आदि से शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो खाना नहीं दिया जाता, पहले क्या दिया जाता है, विलेपी। अब आपको कई बार घर पे वमन कर लेते हैं, उल्टी कर लेते हैं, कुछ लोग वमन विरेचन घर पे ही कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि
इसके बाद में कितना समय रुकना है, क्या पथ्य है क्या पथ्य नहीं है, वो सब जानकारी नहीं होने के कारण फिर से बीमारियां और ज्यादा विकराल रूप में आने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, वमन आदि से जो शुद्ध हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या देना, विलेपी देना, खाना नहीं देना, विलेपी देना। यानी अन्न को 4 गुना पानी में उबाल करके उसको बना करके देना। तो नित्या स्नेह पान में हितकारी, यानी रोज हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। खाना न खाएं, और मान लो किसी को खाना सीधा भारी होता है, हजम नहीं होता, तो ये हम दे करके आराम से उसको थोड़ा सा इस योग्य बना लें उसके शरीर को, कि वो बाकी भारी खाने को भी पचा सके। तो सीधा उठा करके क्या करना है, 4 गुना पानी में विलेपी देना शुरू कर सकते हैं हम। या पहले हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, मांड से करनी चाहिए, फिर उसके बाद पेया से, ये क्रम है पूरा। फिर मांड, पेया, फिर उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। तो विलेपी से पेया और पेया से मंड लघु है, ठीक है, पचने में आसान है। तो जितना ज्यादा पानी रहेगा उसमें, वो उतना ही पचने में हल्का होता चला जाएगा। तो सबसे लघु और मंड पचने में आसान होता है, जिसकी भूख खत्म हो गई है बीमारी के बाद। कई बार लोग बोलते हैं बुखार आया था और भूख मर चुकी है, क्या करें, सारी तरह दवाई कर ली, कुछ नहीं हुआ। ये मंड उसको देना शुरू कर दे खाना बंद करके। फिर धीरे धीरे पेया पे लाएं, फिर धीरे धीरे उसको किस पे लाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, है ना। ओदेन, विलेपी, ये सब धीरे धीरे लाएं। तो ओदन, ओदन से विलेपी, और विलेपी से पेया, और पेया से मंड लघु होता है। तो सबसे लघु का क्रम देखें तो मंड, फिर उससे भारी पेया, फिर उससे भारी विलेपी, उससे भारी ओदन, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्रम को हम देखते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब यूश के बारे में मैंने आपको बता चुका, तो उसको अ, उसको दालों को जो है पका करके उससे जो निकाला हुआ पानी है, वमन आदि से शुद्ध करके उसके लिए उपयोगी है। तो वमन विरेचन जब कर लिया, उसको उल्टी वगैरह करा लिया पंचकर्मा में, तो पंचकर्मा में सबसे पहले क्या देना होता है, यूश देना होता है उसको, ठीक है। और उधर खाने में क्या देना होता है, मंड। और इसमें देना होता है दाने में, शिमी दाने में यूश। व्रण रोगी यानी घाव को, कंठ के रोगी के लिए अच्छा है, गले के रोगी के लिए बढ़िया है ये। जिसको गले की कोई भी तकलीफ है तो इसको गर्म करके यूज देना श्रेष्ठ है। व्रण रोगी यानी घाव भरने में भी श्रेष्ठ है। और पक्षी रोगों में आरामदायी, अक्षी योगों में, पक्षी नहीं अक्षी रोगों में लाभकारी। तो मुझे लगता है कि आपको मंड, पेया, यूश फिर ज्यादा हो जाएगा। आज तक इतना, आज के लिए इतना ही रखें।